एमपी के प्रमुख राजवंश, एमपी की मेजर डायनेस्टी, आपको कोई जानकारी है? बताओ मध्य प्रदेश पे कौन कौन से राजवंशों ने शासन करा है? परमार बिल्कुल राइट है, होलकर, गुप्त मौर्य ठीक है, सातवाहन छोटे लेवल पे, बहुत प्राचीन। देखो क्या है इसमें मेनली यदि अपन बात करें तो राजवंशों में तो ढेर सारे हैं, पूरी लिस्ट बना लोगे तो शायद 200 से ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि प्राचीन काल से ही चल रहा है। हे वंश हो गया, परमार हो गए, तोमर हो गए, है ना, फिर खिलजी भी है ना, मुगल भी रहे, सभी रहे हैं। पर देखो अपने को पहले ये देखना है कि एग्जाम में क्या आता है कि नहीं, और अपन इसको एमपी स्पेशल देख रहे हैं, तो इसमें सबसे मेजर नाम आएगा चंदेल, है कि नहीं, चंदेल राजवंश, ठीक है कि नहीं। फिर तोमर भी है, होलकर भी है, होलकर, परमार, है ना, भोपाल के फिर अपने नवाब भी हो गए, इनको भी अपन निपटा लेंगे, ठीक है ना। भोपाल में ढेर सारे नवाब थे, क्या हो गया, काहे की हंसी आ गई? हाँ क्या करें, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि नहीं। तो मेन तो फिर इसके अलावा जैसे बुंदेला, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इनमें तो ढेर सारे राजा हैं, जैसे परमार में, चंदेल में, इन्होंने तो जो है 500 से लेकर 1500 तक शासन करा। पर सभी के बारे में नहीं, एग्जाम में क्या क्या आता है, इनके महत्वपूर्ण कार्य सभी राजाओं के नहीं आते। परमार भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि पहले से लेके और आखिरी तक, और ना ही अपने बुक्स में पूरी लिस्ट है इनकी, बीच बीच में से गायब हो जाते हैं। फिर देखो कई लोग हारने के बावजूद भी किंग बनने रहे, कि वो हार गए लेकिन उनको जो है जागीरदार बनाकर और रहते रहे वो। फिर 1948 में जाकर ये सब खत्म हुआ, जब भारत में पूरा विलय हो गया, जैसे भोपाल के नवाब वगैरह। तोमर, हाँ सिंधिया, तोमर, तोमर भी रहे ग्वालियर में, सिंधिया भी। तो मेनली तो जैसे चंदेल वंश बहुत जरूरी है, परमार बेहद जरूरी है परीक्षा में, सिंधिया बेहद जरूरी है। ये तीन तो पूरा पढ़ने ही पड़ते हैं, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, है कि नहीं। बाकी अपने को हिस्ट्री को समझने के लिए बुंदेला भी पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मुगल काल में भी आ जाते हैं, होलकर भी आ जाएंगे, है कि नहीं। तो अपन शुरुआत करते हैं काय से, चंदेल से। लिखो चंदेल राजवंश। कलचुरी, कलचुरी हैं, हे वंश हैं। देखो ये जैसे बात कर रहे हैं त्रिपुरी के कलचुरी, चंदेल में आ जाएंगे वो सब, है ना। फिर हे राजवंश, ये बहुत प्राचीन भारतीय हैं, पढ़ेंगे तो अपन ये भी, पर इनमें थोड़ा समय लग जाएगा, इनमें टाइम लगेगा। इनमें क्या है, दो दो चार चार लाइनें हैं मतलब की, जिसके कोई पर्टिकुलर किंग ने क्या अच्छा काम करा। तो मोस्टली देखो हिंदू राजाओं में तो की बात आती है, ढेर सारे इन्होंने समाज सेवा के काम ज्यादा करे, लड़ाइयां कम है ना, आत्मरक्षा वाले काम ज्यादा है। गुर्जर प्रतिहार, ये भी लिख ही लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार। अब राष्ट्रकूट डायरेक्ट यहां के नहीं थे, सातवाहन, गुप्त में भी आएगा, गुप्तों की तो राजधानी थी। पर ये क्या है, इंडियन तुम्हारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना उसमें भी आ जाता है। देखो जैसे गुप्तों की बात करो तो गुप्तों के जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, वो किस बेस पर आएंगे, जो प्राचीन भारत में आते हैं, एमपी स्पेशल नहीं। हाँ भले ही वो उज्जैन के ही राजा थे सारे, है ना, या तुम्हारे मौर्य, तो मौर्यों ने भी यहां पर शासन करा है। विदिशा, है ना, सम्राट अशोक की वाइफ का नाम था विदिशा, और किंग बनने के पहले वो खुद जो है यहाँ के गवर्नर थे, का के उज्जैन के, है ना। शुंग वंश, ये सब एमपी से डायरेक्ट ले, पर ये बहुत प्राचीन हो जाते हैं, इनकी इतनी डिटेल नहीं है। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स अपन जो है एग्जाम के हिसाब से लिखेंगे, छोटे छोटे ही है ये, तो एक दिन में 5-6 ही हो जाते हैं। थोड़ा चंदेल अपने को समय लगा सकता है, सिंधिया लगा लेगा, और इनको अपन को इस तरीके से पढ़ना कि अपने को हिस्ट्री भी समझ में आए कि सिंधिया आए कहां से, है कि नहीं, चंदेल लोग हैं या नवाब वगैरह ये कहां से आ गए अचानक, इनका उदय कैसे हुआ। तो मैं कोशिश करूंगा चंदेल और नवाब निपट जाए दो, उदय है कि हाँ ये थोड़ा अपने को समझ में आ जाए हिस्ट्री,
अरे जैसे सिंधिया कहां से आए? तो देखो अब मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्या हुआ। पेशवा आए, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, है ना। पहले शिवाजी थे, शिवाजी के बाद में संगोली की संधि हुई, अलग अलग संधियां हुई ढेर सारी, और सारे अधिकार किसको चले गए? पेशवा को। पेशवाओं ने भी जैसे मराठों ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, है ना। फिर अब ये बात थी कि बड़े बड़े जो उनके अधिकारी थे उन्होंने अलग अलग समय पर बोला कि हमको किसी पर्टिकुलर हिस्से का जागीरदार बना दो। तो मालवा को 5 भागों में बांटा गया, देवास में, है ना, पवार, धार में, तुम्हारे इंदौर में होलकर, और उसी कैटेगरी में कौन आ जाते हैं? सिंधिया। तो ये पहले उनके बड़े अधिकारी थे, है ना। फिर पानीपत की लड़ाई के बाद जब मराठे कुछ कमजोर हो गए तो इन्होंने धीरे धीरे अपने स्वतंत्र राष्ट्र बना लिए, खुद के वंश की स्थापना कर दी और खुद ही किंग बन गए। होलकर भी इसी तरह से। तो और भी कई घटनाएं हैं, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आए अपने को, है ना। तो चंदेल वंश, इसका तो पीएससी में क्वेश्चन आता ही आता है। चंदेल वंश से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ ही जाता। राजा भोज का नाम सुना होगा, भोपाल बसाने वाले, है ना। तो पहले लिख लिया चंदेल वंश, ठीक है। यहीं से अपन शुरू करते हैं। अब पहले इनके 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लिखो जो आते हैं, है ना, कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आपने देखा कि नहीं देखा? खजुराहो, चंदेल राजवंश। सबसे पहली लाइन याद रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो किसी एक ने नहीं, बहुत सारे अलग अलग राजाओं ने करवाया था। अपन सबके पढ़ेंगे किसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, पहली लाइन। और देखो चंदेल राजा ही पहले वो राजा थे जिन्होंने देवनागरी में अपने क्या लेख लिखवाए थे, देवनागरी लिपि। देवनागरी कौन सी? ये लिखी है तुम्हारे सामने, देवनागरी लिपि है, हिंदी जिसमें लिखी जाती है। तो ये पहले किंग थे। क्या अपन सीधी भाषा बोले क्या है? हिंदी में इन्होंने कहे देवनागरी लिपि में अपने अभिलेख लिखवाए। अभिलेख समझते हो ना? अरे वो पत्थरों के ऊपर, शिलाओं के ऊपर ये अपने बारे में लिखवाते थे। हाँ, इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल राइट है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। और सबसे पहला जो फैक्ट लिखवाया, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करने वाले किंग, है ना। चलो अब अपन आते हैं, पहला लिखो नन्नुक। नन्नुक ये पहले किंग है, नन्नुक लिखो। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक द्वारा की गई थी। यह नाम याद रखना है, एग्जाम में आता है, पूछ सकते हैं आपसे कि चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी? नन्नुक। और लिख लो लगभग 830 ईस्वी, 830 के आसपास। एग्जैक्ट इनकी डेट तो नहीं मिल पाती है। तो यहां से क्या हुआ? चंदेल वंश प्रारंभ। अब प्रारंभ होने का मतलब क्या? देखो जितने भी किंग बने हैं, चाहे वो बुंदेला हो, सिंधिया हो, होलकर हो, तोमर हो, ये क्या होते थे? प्राचीन राजाओं के सामंत होते थे। सामंत से कहने का मतलब क्या? बड़े बड़े अधिकारी, है कि नहीं? सभी में ऐसा रहा है, कोई भी बने, अपन जितने भी पढ़ेंगे सब में ये था। तो ये भी क्या है, जो जैसे सातवाहन है, राष्ट्रकूट है, या मालवा पे प्राचीन समय में गुर्जर प्रतिहार, या इवन कोई भी, उनके ये सामंत होते थे और उसमें भी बदल जाते थे। सपोज सातवाहनों के सामंत हैं, अब सातवाहन किसी किंग से हार गए, तो ये लोग क्या करते थे? फिर हराने जो नया राजा आता था उसके सामंत बन जाते थे, है कि नहीं? तो इसे पाला भी बदलते रहते थे, चाहे वो गुर्जर प्रतिहारों के हों, राष्ट्रकूटों के हों, सातवाहन के हों, किसी के भी हों, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था, है कि नहीं? अब इनने स्थापना करी मतलब क्या? कि जो प्राचीन जिसके भी सामंत थे, पता चले कि उनके अगले वारिस जो हैं काफी कमजोर हो गए, कि वो सत्ता संभाल ही नहीं सकते, तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया और खुद को किंग घोषित कर लिया। सत्ता पलटनी थी, वो अपने घर में बैठे रहे, उनसे मतलब नहीं। ये पर्टिकुलर एरिया के किंग आज से अब हम हैं, आपको टैक्स नहीं देंगे। सबसे पहली बात क्या है? जैसे मान लीजिए दिल्ली जैसे कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या कि इंदौर में कोई भी होगा तो ये हर साल इनको टैक्स भेजेगा, है ना। इनकी बातों को मानेगा, जो ये भी आदेश देंगे लड़ने के, टैक्स वसूलने के। सेपरेट राजा होने का मतलब क्या कि आज से अब सब खत्म,
ना हम आपके कहने पे नहीं चलेंगे, हम हमारी सेना खुद रखेंगे पर्सनल, खुद टैक्स वसूलेंगे, आपको टैक्स नहीं देंगे, जो भी है। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं हम, यह नया खतरा है कि नहीं। चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।